नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमें पता है कि हमारा सब्जेक्ट कंप्यूटर नेटवर्क है और कंप्यूटर नेटवर्क में हम लोग दूसरी यूनिट पढ़ रहे हैं। हमारे सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस ये है कि इसके थ्रू हम मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करा सकते हैं और जब डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करेगी तो उनका यूज़ करके हम अपने इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र करा सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर हमारी OSI मॉडल है और यही OSI मॉडल यानी कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल जो है ये इन्हीं के इस जिसमें नंबर ऑफ़ 7 लेयर होती हैं और इन्हीं 7 लेयर का यूज़ करके किस तरीके से डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है। दोस्तों, अगर हम इस 7 लेयर की बात करें तो पहला है आपका फिजिकल लेयर, दूसरा है आपका डाटा लिंक लेयर, तीसरा है आपका नेटवर्क लेयर, चौथा है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवा है आपका सेशन लेयर, छठवां है आपका प्रेजेंटेशन लेयर और सातवां है आपका एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर वो लेयर है जहाँ पे यूज़र सिस्टम के साथ इंटरेक्ट होता है और जो भी चाहता है उसको एक्सेस करता है। पहली यूनिट दोस्तों पहली लेयर दोस्तों हमारे सब्जेक्ट में फिजिकल लेयर के ऊपर बेस्ड थी, जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से नंबर ऑफ़ डिवाइसेस यूज़ होती हैं नेटवर्किंग को इस्टेब्लिश करने के लिए, किस तरीके से अलग अलग वायर्स हम यूज़ करते हैं अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। एक मोस्टली कॉमन सा वायर्स है जिसको हम स्टेट वायर या क्रॉस वायर कहते हैं, जिसको हम स्टेट वायर कहते हैं। तो दोस्तों, मोस्टली हम यूजर्स जो हैं वो कम्युनिकेशन को या फिर लैन में अपने डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए वायर्ड मीडियम में स्टेट केबल का यूज़ करते हैं, जिनको हम लैन वायर भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि इसमें नंबर ऑफ़ एक केबल होती है जिसके अंदर नंबर ऑफ़ 8 केबल्स होती हैं जिन पे अपना अलग का कलर कोड होता है। वो कलर कोड क्या होता है? ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ग्रीन वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ग्रीन और ब्राउन वाइट ब्राउन, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 नंबर ऑफ़ केबल्स जो हैं, ये 8 पेयर, ये 8 नंबर ऑफ़ केबल जो है ये एक सिंगल केबल के अंदर होते हैं और ये जो है उसकी कलर कोडिंग होती है। इसी कलर कोडिंग को हम दोनों साइड में रख के उसमें RJ45 का कनेक्टर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारी स्टेट केबल तैयार हो जाती है, या लैन केबल कहें। और इसको दोस्तों हम लोग जो हमारा लैपटॉप होता है उसके ईथरनेट पोर्ट में जब हम कनेक्ट करते हैं और दूसरे साइड जो नेटवर्किंग डिवाइस है उसके पोर्ट में हम जब कनेक्ट करते हैं और IP डालते हैं तो हमारे सिस्टम के अंदर इंटरनेट स्टार्ट हो जाता है, या फिर हम ये कहें कि हम लोग इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों वायरलेस मीडियम का भी यूज़ किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने दोस्तों फर्स्ट यूनिट में देखी थी। उसके बाद से दोस्तों हम लोग सेकेंड यूनिट पे आए थे और सेकेंड यूनिट पे हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से डाटा लिंक लेयर दो सब लेयर में डिवाइडेड होती हैं। एक आपका LLC होता है, यानी कि लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर,
और दूसरा दोस्तों आपका होता है मैक, यानी कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर। मैक लेयर का काम क्या है दोस्तों कि वो पर्टिकुलर डिवाइस को ऑथराइज़ करता है या एक्सेस प्रोवाइड करता है कि वो पर्टिकुलर उस लाइन के अंदर क्या करे कि डाटा को एक्सेस कर सके या फिर डाटा को सेंड कर सके। एलएलसी का दोस्तों जो काम होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम, वो है दोस्तों फ्रेमिंग का, एरर को कंट्रोल करने का और फ्लो को कंट्रोल करने का। हमने कल डिस्कस किया था कि ये है एक्चुअल में है क्या। तो दोस्तों अगर हम बात करें फ्रेमिंग का, तो मैंने आपको बताया था कि फ्रेमिंग में क्या होता है कि नंबर ऑफ़ बाइट्स होती हैं। नंबर ऑफ़ बाइट्स का मतलब क्या है कि हमें पता है कि फिजिकल लेयर में फ्रेमिंग के बारे में, जैसा कि हमें पता है दोस्तों, हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से फिजिकल लेयर में नंबर ऑफ़ जो डाटा है वो बिट के फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है। और जो हमारा पर्टिकुलर फ्रेमिंग है जो कि डाटा लिंक लेयर में होता है, इसमें क्या होता है कि हम नंबर ऑफ़ फ्यू थाउजेंड ऑफ या फ्यू हंड्रेड या फिर कहें फ्यू थाउजेंड बाइट्स को क्या कहते हैं कि का एक साइज़ होता है फ्रेम का, जिसमें नंबर ऑफ़ बाइट्स को कलेक्ट करके एक बंडल बनाते हैं जिसको हम फ्रेम कहते हैं। दूसरा दोस्तों हम लोग का एरर कंट्रोल था। एरर कंट्रोल का मतलब क्या था दोस्तों कि जो हम डाटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हैं, तो मे बी पॉसिबिलिटीज़ है कि वो डाटा रिसीवर तक ना पहुँचे या कुछ पहुँचे कुछ ना पहुँचे। तो ये कंफर्म करना कि डाटा रिसीवर तक पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है, और फिर अगर नहीं पहुँचा है तो कैसे हम दोबारा से रीसेंड करेंगे उस डाटा को। इसके अलावा दोस्तों तीसरा है हमारा फ़्लो कंट्रोल, जिसमें हमने ये बताया था आपका कि जिसमें लिखा हुआ था कि इसमें क्या होता है कि डाटा कंट्रोल रेगुलेट्स स्पीड ऑफ डिलीवरी, यानी कि ये रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है स्पीड ऑफ डिलीवरी को, ताकि जो फास्ट सेंडर है वो स्लो रिसीवर को ड्रॉन न कर सके, दबा ना सके। ठीक है दोस्तों, ये तीनों काम हमारा एलएलसी यानी कि लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर का है। उसके बाद से दोस्तों हम लोगों ने देखा है चैनलाइजेशन को, चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल्स को, या फिर चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल, या फिर कहें कि किस तरीके से हम एक सिंगल लिंक को या एक सिंगल चैनल को कई सारे चैनल्स में डिवाइड करते हैं, ये हमने देखा। और कई सारे चैनल में डिवाइड करते हैं, इसमें क्या मतलब कि क्या है कि जैसे कि जैसे सिंपल है कि एक चैनल है उसको हम कई सारे चैनल्स में तोड़ देते हैं। तो जो कई सारे चैनल में हम तोड़ रहे हैं, तो इनको कुछ एक टेक्निक, इनको तोड़ने के लिए हम टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। और वो टेक्निक्स आपकी क्या है, वो टेक्निक्स है आपकी TDM में टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस और फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। इसको हम मल्टीप्लेक्सिंग भी कहते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक भी कहते हैं, और इन्हीं को हम चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल्स भी कहते हैं। इसके अलावा दोनों हमने मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल में CSM देखा था, जिसमें से हमने देखा था कि CSM भी दो पार्ट्स में है। एक आपका CSM/CD, दूसरा आपका है CSM/CA। तो CSM का जो हमारा फुल फॉर्म था दोस्तों, वो हमारा फुल फॉर्म था कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल, जिसमें से CD और CA का मतलब था कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिजन डिटेक्शन, और कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिजन अवॉइडनेस, जिसमें से कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिजन डिटेक्शन जो है वो वायर्ड मीडियम के लिए यूज़ होता है। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिजन अवॉइडेंस ये आपका वायरलेस मीडियम के लिए यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों, इसके
अलावा हमने अलोहा प्रोटोकॉल को भी देखा था। तो दोस्तों हमने तो ये सारे अलोहा प्रोटोकॉल को देखा था, CSMA एंड अलोहा। तो अलोहा में क्या था और CSM में क्या था? तो CSM में यानी कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल, ये है कि मतलब इसमें एक टाइम में एक सेंड करता है और दूसरा रिसीव और एक रिसीव करता है। लेकिन अलोहा में क्या है कि इसमें नंबर ऑफ ये कहें कि नंबर ऑफ सेंडर जो है एक टाइम में मल्टीपल सेंडर जो है वो एक टाइम में डाटा को सेंड कर सकते हैं और मल्टीपल सेंडर जो है वो डाटा को रिसीव कर सकते हैं। तो जब मल्टीपल सेंडर डाटा को सेंड कर सकते हैं तो इसमें कोलिजन के चांसेस जो हैं वो काफ़ी हाई होते हैं। इस अलोहा को भी दो टाइप के या हम कहें कि दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक आपका है प्योर अलोहा और दूसरा है आपका स्लॉटेड अलोहा। प्योर अलोहा और सॉर्टेड अलोहा, ठीक है ना। तो प्योर अलोहा का काम क्या है? प्योर अलोहा में एक जैसे कि क्या है कि कभी कोई भी डाटा को सेंड कर सकता है, लेकिन स्लॉटेड अलोहा में की अगर हम बात करें तो स्लॉटेड अलोहा में थोड़ी सी अगर हम कहें कि स्लॉटेड अलोहा की अगर हम बात करें तो स्लॉटेड अलोहा में थोड़ा सा वो कहें हम वो कि थोड़ी सी बाउंड्रीज़ हैं, लिमिटेशन है। और वो लिमिटेशन क्या है कि दोस्तों स्लॉटेड अलोहा में जो है वो टाइम डिवीज़न के थ्रू टाइम स्लॉट में चैनल को डिवाइड किया जाता है और पैकेट कोई भी नोट तभी सेंड कर सकता है जब स्लॉट स्टार्ट हो। तो इससे कोलिजन के चांसेस कम होते हैं, इसीलिए स्लॉटेड अलोहा की जो इफ़िशियंसी है या थ्रोपुट कहें तो वो प्योर अलोहा से जस्ट डबल है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद से दोस्तों हम लोगों ने हमारा कल का जो प्रीवियस जो लास्ट टॉपिक था वो हमारा था एलिमेंट्री डाटा लिंक प्रोटोकॉल। क्या था दोस्तों? एलिमेंट्री डाटा लिंक प्रोटोकॉल। और हमने देखा था कि कि ये प्रोटोकॉल दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक आपका फॉर नॉइज़ लेस चैनल और एक जो था वो आपका फॉर नॉइज़ी चैनल। तो नॉइज़ लेस चैनल में जो है वो दो तरीके के प्रोटोकॉल हमारे यूज़ होते थे। एक हमारा सिंप्लेक्स और एक हमारा स्टॉप एंड वेट ARQ। तो दोस्तों अगर हम सिंप्लेक्स प्रोटोकॉल की बात करें तो हमने देखा सिंप्लेक्स में कि इसमें एक सिंगल जो है एक सेंडर है, एक रिसीवर है, बीच में कम्युनिकेशन चैनल है और एक ये डाटा सेंड कर रहा है, एक डाटा रिसीव कर रहा है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि ना तो एरर कंट्रोल का यूज़ होता है ना ही फ्लो कंट्रोल का होता है। चूँकि ये नॉइज़ लेस चैनल के लिए यूज़ हो रहा है तो यहाँ पे इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सिंपली डाटा सेंड होता है, रिसीव होता है। दूसरा दोस्तों था हमारा स्टॉप एंड वेट स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। तो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में भी क्या है हमारा एक सेंडर है, एक रिसीवर है, कम्युनिकेशन चैनल है। सेंडर डाटा को सेंड करेगा और जब रिसीवर को डाटा मिल जाएगा तो रिसीवर जो है वो ACK यानी कि एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। ठीक है ना। सेंडर डाटा को सेंड करेगा और रिसीवर जो है वो क्या करेगा? एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा सेंडर डाटा को। ठीक है। तो लेकिन इसमें जो एक दिक्कत क्या थी कि इसमें ACK का वेट करेगा सेंडर और इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। यानी कि अगर हम कहें कि रिसीवर को सेंडर को एक्नॉलेजमेंट 2 घंटे तक नहीं मिला तो वो 2 घंटे तक वेट करेगा। तो ये चूँकि नॉइज़ लेस चैनल है तो ये पता है कि भाई
एक्नॉलेजमेंट कहीं लॉस नहीं होगा, वो आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं आता है तो सेंडर उस केस में वेट करेगा। उसके बाद से दोस्तों जो हमारा ये तो हमने डिस्कस किया था इन प्रोटोकॉल के बारे में कि ये हमारा क्या है कि स्टॉप एंड वेट। स्टॉप एंड वेट के ये तो हमारा नॉइज़ लेस चैनल के लिए था। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें नॉइज़ी चैनल के लिए तो यहाँ पे 3 तरीके के प्रोटोकॉल जो हैं वो आपके यूज़ होते हैं। एक स्टॉप एंड वेट ARQ, एक गो बैक NARQ और एक आपका सेलेक्टिव ARQ। ठीक है दोस्तों, तो स्टॉप एंड वेट ARQ, गो बैक NARQ और सेलेक्टिव ARQ, ये 3 तरीके के प्रोटोकॉल हमारा नॉइज़ी चैनल के लिए यूज़ होते हैं डाटा लिंक प्रोटोकॉल में। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि जो ये स्टॉप एंड वेट ARQ है, ये जो हमने अभी थोड़ी देर पहले स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल था उसी का ये इन्हेंस वर्जन है। यानी कि क्या कि कुछ गलतियां जो हैं वो कुछ कमियां हैं स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में, उस कमियों को दूर करते हुए उसको रेक्टिफाई करते हुए नॉइज़ी चैनल के लिए हमने इस स्टॉप एंड वेट ARQ का यूज़ मतलब को डेवलप किया है। दूसरी चीज़ दोस्तों, एक चीज़ मैं बता दूं कि स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल जो था वो एरर को कंट्रोल नहीं करता था, लेकिन केवल फ्लो को कंट्रोल करता था। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें स्टॉप एंड वेट के ARQ की, तो ये एरर को भी कंट्रोल करता है और दोस्तों ये फ्लो को भी कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि कौन कौन सी कमियां थी जिसके लिए हम स्टॉप एंड वेट ARQ का यूज़ करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों मैं आपको ये फिगर के थ्रू बताना चाहूँगा। देखिए, ये है सिंपल स्टॉप एंड वेट प्रॉब्लम, यानी कि जो सिंपल आपका स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल है उसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या थी। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है कि अगर डाटा लॉस हो जाए। डाटा लॉस होने का मतलब क्या है कि जैसे सेंडर ने डाटा को सेंड किया और हमारा डाटा जो है वो लॉस हो गया। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कि सेंडर वेट फॉर एक्नॉलेजमेंट, रिसीवर वेट्स फॉर डाटा फॉर इन्फिनिट अमाउंट ऑफ टाइम। मैंने कोई टाइम लिमिट नहीं है, दोनों वेट करेंगे। सेंडर डाटा का वेट करेगा और रिसीवर जो है रिसीवर डाटा का वेट करेगा और सेंडर एक्नॉलेजमेंट का वेट करेगा। दूसरा जो हमारा प्रॉब्लम है यानी कि लॉस्ट ACK, यानी कि सपोज कीजिए कि सेंडर ने डाटा सेंड किया और रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट सेंड किया, लेकिन एक्नॉलेजमेंट हमारा लॉस हो गया। तो उस केस में सेंडर तब भी इनफाइनाइट टाइम तक वेट करेगा कि एक्नॉलेजमेंट उसको मिले, तब वो नया डाटा सेंड करे। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम बात करें डिले एक्नॉलेजमेंट की, तो दोस्तों अगर हम डिले एक्नॉलेजमेंट या डाटा की बात करें तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, 2 चीज़ें हैं कि आफ्टर टाइम आउट ऑन सेंडर साइड अ लॉन्ग डिलीवर्ड एक्नॉलेजमेंट माइट बी wrongly considered as ask for the same as ACK of some other recent packets। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताऊं कि देखिए, सेंडर है ये रिसीवर है। सेंडर ने डाटा को सेंड किया और यहाँ से एक्नॉलेजमेंट गया, रिसीवर ने सेंड किया। अब ये एक्नॉलेजमेंट जो है ये किसी वजह से स्लोली सेंडर तक जा रहा है, लेकिन सेंडर जो है वेट करता है काफ़ी टाइम तक, लेकिन उसको लगता है कि हो सके डाटा ना गया हो,
तो दोबारा से डाटा को सेंड कर देता है और फिर से वो एक्नॉलेजमेंट का वेट कर रहा होता है। तब तक क्या होता है कि जो पुराना वाला एक्नॉलेजमेंट है वो पहुंच जाता है। तो अब सेंडर को ये नहीं पता चलता कि ये पर्टिकुलर जो एक्नॉलेजमेंट पहुंचा है ये पहले वाले का था या दूसरे वाले का था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपके इस पर्टिकुलर जो हम कहें कि स्टॉप एंड वेट ARQ है, इसमें अक्सर आती है। ठीक है दोस्तों, इसमें ये अक्सर आती है। तो जो हमारा ये प्रोटोकॉल है स्टॉप एंड वेट ARQ, वो इन तीनों प्रॉब्लम को रिमूव कर देता है। और कैसे रिमूव करता है आइए हम लोग उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले सेम वही क्वेश्चन कि डाटा लॉस होने पे, तो देखिए इसमें क्या है कि इसका नाम ही है स्टॉप एंड वेट ARQ। और ARQ का दोस्तों फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। यानी कि यहाँ पे सेंडर जो है इनफाइनाइट टाइम तक वेट नहीं करेगा, वो एक टाइम पीरियड है, वेटिंग टाइम पीरियड, जिस वेटिंग टाइम पीरियड में वो वेट करेगा उसके बाद से वो डाटा को रीसेंड कर देगा। ठीक है, जैसा कि देखिए हमारे इस 1 सेकेंड मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसा कि देखिए आपको इस फिगर में दिख रहा होगा कि डाटा सेंड हुआ और अगर डाटा लॉस हो गया तो एक टाइम आउट टाइम है, टाइम आउट टाइम तक वो वेट करेगा, उसके बाद से दोबारा से डाटा को सेंड करेगा और फिर से उसके एक्नॉलेजमेंट का वेट करेगा। और जब एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा तो वो दूसरे डाटा को रीसेंड करेगा, और नहीं मिलता है तो फिर वो उसी डाटा को दोबारा से रीसेंड करता है। इसी तरीके से दोस्तों दूसरा देखिए क्या है कि अगर डाटा को सेंड कर दिया लेकिन एक्नॉलेजमेंट लॉस हो गया, उस केस में भी वो थोड़े टाइम तक वेट करेगा और जब टाइम आउट हो जाएगा तो दोबारा से डाटा को सेंड करेगा और फिर से उसका एक्नॉलेजमेंट का वेट करेगा, और एक्नॉलेजमेंट मिल गया तो दोबारा से रीसेंड करेगा। तीसरा जो है दोस्तों वो है डिलेड एक्नॉलेजमेंट। कि हमने अभी ऊपर जो स्टॉप एंड वेट में एक प्रॉब्लम थी कि अगर एक्नॉलेजमेंट आपका लॉस हो जाएगा और या फिर रुका हुआ है और दूसरा हमने डाटा सेंड कर दिया और उसका एक्नॉलेजमेंट आ रहा है, तब तक पहले वाले का एक्नॉलेजमेंट पहुंच गया, तो हम वो कंफ्यूज होते हैं कि पर्टिकुलर ये डाटा जो है, ये एक्नॉलेजमेंट जो है ये किस डाटा का है। ठीक है दोस्तों, पर्टिकुलर ये जो एक्नॉलेजमेंट है ये किस डाटा का है। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पर्टिकुलर जो डाटा है वो किस एक्नॉलेजमेंट का है। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं दोस्तों सीक्वेंस नंबर का। किसका यूज़ करते हैं दोस्तों? सीक्वेंस नंबर का, फॉर ACK ऑल्सो। ठीक है ना, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं दोस्तों? सीक्वेंस नंबर का। तो सीक्वेंस नंबर का जो हम यूज़ करते हैं तो उसमें क्या है कि सीक्वेंस नंबर में क्या है कि जैसे देखिए डाटा 1 है तो इसका ACK भी क्या होगा? 1। ठीक है ना, डाटा 2 है तो इसका ACK भी क्या होगा? 2। ठीक है, तो ये जो ACK है ये मतलब कि डाटा पे भी आपका सीक्वेंस नंबर है और एक्नॉलेजमेंट में भी आपका सीक्वेंस नंबर है। तो इससे क्या होगा कि कोई भी डाटा, किसी का भी एक्नॉलेजमेंट आए तो सीक्वेंस नंबर से हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सा डाटा जो है, मतलब कि कौन सा एक्नॉलेजमेंट किस पर्टिकुलर डाटा का है। और दूसरी चीज़ दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो हमारे 1 सेकेंड, हाँ, ये जो हमारा फॉर नॉइज़ी चैनल के लिए हमने ये जो 3 प्रोटोकॉल आपको बताया है, स्टॉप एंड वेट ARQ यानी स्टॉप एंड वेट ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट प्रोटोकॉल, गो बैक एन ARQ यानी कि गो बैक एन ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट प्रोटोकॉल, और सेलेक्टिव ARQ यानी कि सेलेक्टिव रिपीट ARQ यानी कि सेलेक्टिव रिपीट ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट प्रोटोकॉल।
इन तीनों को हम दोस्तों स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, ठीक है ना। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल हम क्यों कहते हैं इसको, हम जब हम आगे न्यूमेरिकल लगाएंगे तब मैं इसका एग्जैक्ट आंसर बताऊंगा कि, और तब आपको समझ में भी आएगा कि क्यों हम तीनों प्रोटोकॉल को स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तभी समझ में आएगा जब हम ये अगला आपको जब हम ये बताएंगे तब उस समय समझ में आएगा कि हम इसको स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल क्यों कहते हैं दोस्तों। ठीक है, बहरहाल आइए अब हम देखते हैं कि किस तरीके से स्टॉप एंड वेट ARQ काम करता है, किस तरीके से गो बैक NARQ काम करता है, और किस तरीके से सेलेक्टिव रिपीट ARQ हमारा काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों सबसे पहला है हमारा सेलेक्टिव रिपीट। आपका जो हमारा सबसे पहला है वो सबसे पहला हमारा है, एक सेकेंड। हाँ, जो सबसे पहला हमारा प्रोटोकॉल है वो है स्टॉप एंड वेट ARQ। तो दोस्तों जैसा कि देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है, इसमें हम जो लिखा है वो पढ़ते हैं फिर हम आपको समझाते हैं कि स्टॉप एंड वेट ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट ARQ is a variation of the above protocol with added error control mechanism appropriate for noisy channel। यानी कि जो स्टॉप एंड वेट ARQ जो हमने नॉइज लेस चैनल में देखा था वो केवल फ्लो को कंट्रोल करता था, एरर को कंट्रोल नहीं करता था। तो यहाँ पे जो स्टॉप एंड वेट ARQ है ये फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल दोनों को मैनेज करता है। आगे देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, द सेंडर कीप अ कॉपी ऑफ द सेंट फ्रेम, इट देन वेट फॉर अ फिनिट टाइम टू रिसीव अ पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम रिसीवर। इफ द टाइमर एक्सपायर्स और अ नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट is received, the frame is retransmitted. If a positive acknowledgement is received, then the next frame is sent। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारा पॉजिटिव जैसे कि इसमें अगर हमारे सेंडर ने डाटा को सेंड किया और एक टाइम पीरियड, जैसा कि हम लोगों ने अभी ऊपर डिस्कस भी किया था कि एक टाइम पीरियड तक वो उसका वेट करेगा। अगर उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक्नॉलेजमेंट मिल गया तो ठीक, नहीं तो वो दोबारा से डाटा को रीसेंड कर देगा। ठीक है ना। लेकिन जब वो दोबारा से डाटा को रीसेंड करेगा तो वो सपोज कीजिए कि नंबर ऑफ़ पैकेट अगर 5 हैं, 1 2 3 4 एंड 5, और जिनका सीक्वेंस नंबर भी सब पे दिया हुआ है, ठीक है ना, सीक्वेंस नंबर भी सब पे दिया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे कि अगर तीसरा पैकेट हमारा लॉस हो गया है, कोई भी पैकेट इसमें से लॉस हो गया है, तो जब वो दोबारा से दोस्तों डाटा को रीसेंड करेगा तो वो क्या करेगा कि वो सारे के सारे डाटा को, यानी सारे के सारे पैकेट को दोबारा से रीसेंड करेगा। ठीक है ना। 1 2 3 4 5, अगर ये जो 5 पैकेट हैं इसमें से कोई सा भी लॉस हुआ तो वो सारे के सारे पैकेट को दोबारा से रीसेंड करे। ठीक है ना। ये याद रखिएगा, क्योंकि अगर ये चीज़ें याद रहेंगी तभी आप एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल को लगा पाएंगे। ठीक है। तो अगर एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल को आपको सही लगाना है तो आपको इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, करेक्ट चीज़ों को। ठीक है ना। अगर इसमें से थोड़ी सी भी गलती हुई तो फिर क्या है कि वो गलत हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि स्टॉप एंड वेट ARQ में क्या है कि एक बार अगर डाटा लॉस हुआ, कोई भी पैकेट लॉस हुआ, तो हम पूरे के पूरे
पैकेट को, जितने भी नंबर ऑफ पैकेट्स हैं उनको दोबारा से रीसेंड करेंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद से दोस्तों हमारा अगला है जो है वो है गो बैक NARQ, यानी कि गो बैक एन ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। इसमें भी वैसा ही है कि हम डाटा को सेंड करेंगे और कुछ देर बाद जो है उसका एक्नॉलेजमेंट रिसीवर जो है वो सेंडर को सेंड करेगा। अगर रिसीवर एक्नॉलेजमेंट रिसीवर के द्वारा भेजे गए एक्नॉलेजमेंट को सेंडर को मिल जाता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता है तो वो भी दोबारा से पैकेट को आपके रीसेंड करेगा। क्या करेगा? दोबारा से पैकेट को आपकी रीसेंड करेगा। और यहाँ पे जब वो दोबारा से पैकेट को रीसेंड करेगा तो जिस तरीके से हम देख रहे थे स्टॉप एंड वेट ARQ में कि अगर एक पैकेट लॉस हो रहा है तो सारे के सारे पैकेट को वो सेंड कर रहा है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होगा कि जो पैकेट लॉस हो रहा है उससे पहले वाले पैकेट को वो नहीं भेजेगा, उस जो पैकेट लॉस हो रहा है वो पैकेट और उसके आगे के जितने पैकेट्स हैं उन पैकेट्स को वो दोबारा से रीसेंड करेगा। ठीक है दोस्तों। क्या करेगा? जो पैकेट लॉस हो रहा है वो और उसके बाद के सारे पैकेट को वो दोबारा से रीसेंड करेगा। ठीक है। तो जैसे कि ये फिगर हम लोगों ने, एक सेकेंड, ये मैंने जो ये 5 पैकेट, नंबर ऑफ 5 पैकेट मैंने बनाए हैं, इसी को हम एज ए एग्ज़ाम्पल के रूप में लेते हैं कि जैसे 5 पैकेट हैं और ये ऊपर उनका सपोज कीजिए कि सीक्वेंस नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5, ये 5 आपके सीक्वेंस नंबर दिए हुए हैं। ठीक है ना। तो ये जो पांचों जो आपके सीक्वेंस नंबर दिए हुए हैं, तो सपोज़ कीजिए कि 3rd नंबर वाला जो है पैकेट ये आपका लॉस हो गया। ठीक है ना। 3rd नंबर वाला पैकेट जो है ये आपका क्या हुआ? लॉस हो गया। तो जो अगर ये 3rd नंबर वाला पैकेट लॉस होगा तो यहाँ पे ये नहीं है कि फिर से पूरे के पूरे पैकेट को दोबारा से, मतलब 1 2 3 4 5 पाँचों के पाँचों पैकेट को हम दोबारा से रीसेंड करेंगे, ऐसा यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे जो मैंने अभी कहा कि अगर मान लीजिए कि कोई एक पैकेट लॉस हो जाए, ठीक है ना, कोई भी एक पैकेट अगर हमारा लॉस हो जाए तो स्टॉप एंड वेट ARQ में क्या था कि हम सारे के सारे पाँचों के पाँचों पैकेट को दोबारा से हमें रीसेंड करना पड़ता था। ठीक है ना। दोबारा से हमें क्या करना पड़ता था? दोबारा से हमें पाँचों के पाँचों पैकेट को हमें रीसेंड करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है कि जो पैकेट हमारा लॉस हुआ उसके आगे उसको और उसके आगे जितने भी पैकेट हैं वो सारे पैकेट को दोबारा से हम रीसेंड करेंगे। मतलब कि अगर हमारा 3 पैकेट लॉस हुआ तो 3 4 और 5 इन्हीं पैकेट को वो दोबारा से रीसेंड करेगा, फर्स्ट और सेकंड को वो रीसेंड नहीं करेगा। दोस्तों अपने दिमाग में इसको बैठा लीजिएगा, अदरवाइज़ न्यूमेरिकल आप नहीं लगा पाएंगे। फर्स्ट और सेकंड को ही वो दोबारा से रीसेंड करेगा, फर्स्ट और सेकंड को वो दोबारा से रीसेंड नहीं करेगा, केवल 3rd जो लॉस हुआ है उसको और उसके बाद के जो पैकेट्स हैं उनको वो दोबारा से रीसेंड करेगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद से दोस्तों जो हम बात करते हैं इसके बाद से दोस्तों जो हम बात करते हैं जो हमारा तीसरा है, यानी कि सेलेक्टिव रिपीट ARQ। तो जैसे दोस्तों हमने अभी आपने देखा कि किस तरीके से स्टॉप एंड वेट ARQ में डाटा को रीसेंड करता है ऑटोमेटिकली, गो बैक NARQ में किस तरीके से ऑटोमेटिकली डाटा को रीसेंड करता है, उसी तरीके से सेलेक्टिव रिपीट ARQ में भी डाटा को वो दूसरे टाइप से रीसेंड करता है। ठीक है ना। एक सेकेंड, दूसरे टाइप से डाटा को वो रीसेंड करता है और वो क्या है वो देख लीजिए। जैसे कि वही सेम 5 नंबर ऑफ पैकेट्स हैं और सबका अपना एक सबका अपना एक सीक्वेंस नंबर है।
ठीक है। तो अब इसका नाम ही है सेलेक्टिव रिपीट ARQ। तो इसमें क्या है दोस्तों, जैसे अभी तक हमने स्टॉप एंड वेट ARQ में देखा, तो स्टॉप एंड वेट ARQ में हमने क्या देखा कि किस तरीके से जो है जैसे कि किस तरीके से हम लोग मतलब कि स्टॉप एंड वेट ARQ में क्या था कि अगर एक पैकेट लॉस हो रहा है तो हम सारे के सारे पैकेट को दोबारा से रीसेंड कर रहे थे। गो बैक एन ARQ में क्या था कि अगर हमारा तीसरा पैकेट लॉस हो रहा है तो तीसरा और उसके आगे जितने पैकेट हैं उन सारे पैकेट को हम दोबारा से रीसेंड कर रहे थे, ठीक है। लेकिन सेलेक्टिव रिपीट ARQ में क्या है दोस्तों कि जो पैकेट लॉस होगा केवल उसी पैकेट को हम दोबारा से रीसेंड करेंगे, उसके अलावा किसी और पैकेट को दोबारा से हम रीसेंड नहीं करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम सपोज करें कि अगर हमारा तीसरा पैकेट लॉस हुआ है तो हम तीसरे पैकेट को ही दोबारा से रीसेंड करेंगे, ना कि पहले दूसरे को और चौथे पांचवें को, ठीक है। ना कि पहले दूसरे को और ना ही चौथे पांचवें को, ये अपने दिमाग में रखिएगा। पहला स्टॉप एंड वेट ARQ, अगर पैकेट लॉस हुआ तो सारे के सारे पैकेट को दोबारा से रीसेंड करेंगे। गो बैक एन ARQ यानी कि जो पैकेट लॉस हुआ है उसको और उसके आगे के जितने पैकेट हैं उनको हम दोबारा से रीसेंड करेंगे। और सेलेक्टिव रिपीट ARQ यानी कि जो पैकेट आपका लॉस हुआ है पर्टिकुलर केवल उसी पैकेट को हम दोबारा से रीसेंड करेंगे, ठीक है। किसी और पैकेट को हम रीसेंड दोबारा से नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये है आपका डाटा लिंक प्रोटोकॉल, जो कि नॉइज़ी चैनल के लिए यूज़ किया जाता है दोस्तों। और इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, ठीक है ना। इसी को ही हम क्या कहते हैं, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, ठीक है। आइए देखते हैं स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में कुछ चीज़ें और लिखी हुई हैं, उसको पढ़ते हैं क्या है ये। तो देखिए जैसा कि लिखा हुआ है कि स्लाइडिंग विंडो इज़ अ टेक्निक फॉर कंट्रोलिंग ट्रांसमिटेड डाटा पैकेट्स बिटवीन टू नेटवर्क्स। कंप्यूटर वेयर रिलायबल एंड sequentially deliver of data packets is required, such as when using the data link layer OSI model or transmission control protocol TCP. In the sliding window technique, each data packets ब्रैकेट में लिखा है for most data link layer bracket close and byte in TCP include a unique consecutive sequence number which is used by receiving computer to place data in the correct order. The objective of the sliding window technique is to use the sequence number to avoid duplicate data and to request missing data। मतलब कि क्या है कि हम डुप्लीकेसी को अवॉइड करने के लिए और डाटा को फिर से जैसे सही से अरेंज करने के लिए हम लोग ये आपका स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, जिसमें हमें पता है कि एक सीक्वेंस नंबर है और उसी सीक्वेंस नंबर का यूज़ करके हम डाटा को अरेंज करते हैं। हमने जब स्विचिंग के बारे में देखा था, जिसमें हम लोगों ने पैकेट स्विचिंग के बारे में देखा था, तो हमने वहाँ पे भी सीक्वेंस नंबर के बारे में डिस्कस किया था कि किस तरीके से पैकेट अलग अलग पाथ से जा रहे हैं, लेकिन जब वो रिसीवर एंड पे पहुंच रहे हैं तो सीक्वेंस नंबर का यूज़ करके हम उसको अरेंज कर रहे हैं, तब जाके उसको फाइनली रिसीवर को डिलीवर्ड कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और जो एक सेकेंड, हाँ दोस्तों, जो हमारा स्लाइडिंग विंडो टेक्निक जो हम यूज़ करते हैं उसमें देखिए यही 3 टेक्निक हैं, यानी कि स्टॉप एंड वेट ARQ,
गो बैक एन ARQ और सेलेक्टिव रिपीट ARQ। इसीलिए मैंने कहा था कि जो नॉइसलेस चैनल, नॉइजी डाटा न्यूक्लियर के नॉइजी चैनल के लिए जो हम ये तीनों प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं, स्टॉप एंड वेट ARQ, गो बैक एन ARQ और सेलेक्टिव ARQ, इसी को हम स्लाइड विंडो प्रोटोकॉल भी कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल हम लोग इन्हीं के ऊपर इनके फॉर्मूले देखेंगे और इन्हीं के ऊपर न्यूमेरिकल लगाएंगे, ताकि आपको क्लियर समझ में आए कि स्लाइड विंडो प्रोटोकॉल क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।